नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या पश्चिम बंगाल के पहले फेज के अंदर जनता ने अपना जवाब दे दिया है और क्या इस जवाब के साथ यह भी बता दिया कि इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर परिवर्तन होगा? परिवर्तन क्या वहां कमल खिलेगा या परिवर्तन उस सोच का होगा जो ये सोच रहे थे कि ममता दीदी वहां से जा रही? क्योंकि बंगाल की 294 सीटों में से 152 सीटों पर पहले फेज में इतिहास के सबसे बड़े वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े सामने आए। 92.88% मतदान बिहार के अंदर हुआ है और माफ कीजिएगा पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ और आजादी के बाद अब तक ये सबसे बड़ा वोटिंग परसेंटेज है। इससे पहले बंगाल में 2011 में 84.72% मतदान दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टीएमसी का दिया बुझने वाला है, बंगाल में परिवर्तन की लहर है। पहले चरण की वोटिंग ने इस पर मोहर लगा दी है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि टीएमसी का सूरज ढल चुका है, 4 मई को हमारी सरकार बनेगी, बंगाल का अगला सीएम यहीं जन्म लेने वाला है, बस वो दीदी का भतीजा नहीं होगा। वहीं ममता ने वोटिंग के बाद कहा कि बंगाल की जनता ने एसआईआर के खिलाफ बंपर वोटिंग की है, लेकिन क्या यह बंपर वोटिंग सत्ता पक्ष के साथ जाएगी या फिर एक बदलाव की बयार के साथ बहती हुई नजर आएगी? आज बात इसी होती है। दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली बोलने वाला होगा। कि वाकई में पश्चिम बंगाल टीएमसी के दायरे से बाहर निकल रहा है, या फिर यह कहें कि वहां तृणमूल नहीं वहां कमल का फूल खिलेगा? और क्या वाकई में वोटिंग परसेंटेज यह तय कर रहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मनीष पारिक जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और विषय विशेषज्ञ एकलव्य सिंह जी। शुरुआत मनीष पारिक जी आपके साथ। जरा बताइए, जो ये हम कह रहे हैं, साथ में हमारे साथ राम प्रकाश पांडे जी भी जुड़ गए हैं टीएमसी से। मनीष पारिक जी, जो ये कहा जा रहा है कि भाई 92.83%, 93-94% के आसपास मान लेते हैं, क्या वाकई में इसको हम बंपर वोटिंग कहें और कहें कि इतिहास बदल गया है वहां पर? और क्यों ऐसा लगता है कि यह बदलाव बीजेपी के पक्ष में होगा? विजेंद्र, यही बात है, आपका चुनावी अनुभव भी है और आप ये समझते हैं कि जो वहां पे सरकार काम कर रही है उसके खिलाफ मैंडेट है। एक दूसरी बात यह कि जो घटनाएं हुई, जिस तरह से लोगों का जीवन मुश्किल हुआ, उसके बाद में ये कि वहाँ पे हिंसा की घटनाओं में लगातार 10 ऐसा हो गया कि आम जीवन सुरक्षित नहीं है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, महिलाओं को लगता है मोदी जी पर भरोसा है जो उनके जीवन को बदल सकता है। यहाँ पर ये जो नारे जुमले चलने वाले लोग हैं, ये केवल बातें करते हैं मानुष और वो सब अमानुषिक कार्रवाइयों में लिप्त हैं, ये लोगों को पता चला है। जो जिस एसआईआर के खिलाफ ये खड़े थे, इनके उसी समय जमीन कट रही थी, क्योंकि जो फर्जी लोग, बांग्लादेश के लोग, इस तरह के लोगों को उन्होंने सारी बात बनाई, उसके कारण जो नम छटनी हुई, उसके कारण भी ये परसेंटेज टेक्निकल आधार पर बढ़ गया है। तो मैं समझता हूँ ये सारी बातें जो आपकी बात से लगा, जिसको मैंने शुरू किया, आगे बढ़ाया है, उसका कारण है कि भाजपा के पक्ष में जाती दिख रही है। दूसरी बात, जो उम्मीदें हैं बंगाली लोगों की, जिस तरह से लोगों ने भारत के नागरिक होने के नाते से जो लाभ मिलने चाहिए थे वो पूरे नहीं मिले, जो और प्रदेशों को मिले। दूसरी बात, महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हुई। तीसरी बात कि उन लोगों को जीवन में संकट खड़ा हो गया, कोई भी गांव में घुसेगा मार देगा। वो तोला मनी कटमनी है, वहाँ पे बैठे हैं, वो जो जीवन है, मैं खुद देख के आया हूँ। वहाँ पे 3 शेड के हैं, कैरम खेलते रहते हैं। पुलिस में तब रिपोर्ट दर्ज होगी जब वो कैरम खेलने वाले लोग बताएंगे कि इसको दर्ज करो। जो शादी ब्याह करने वाले लोग हैं, उनकी शादी में पैसे दे दो, इतने पैसे दो, जब सेठ शादी करेगा, नहीं करेगा, उसने नहीं दिया तो लाइट काट दी, और जब बारात आके सामने खड़ी है तो लाओ 50,000 रुपये दो, तब लाइट आएगी। ये जो अमानुषिक बर्ताव वहाँ बंगाल में हुआ, उसके खिलाफ बंगाल का मानुष खड़ा हुआ और उसके कारण से ऐसा लगता है कि ये जो लेकिन ये सब कुछ 2021 में भी सुन चुके हैं हम।
उस दौरान भी 77 मैंने आपको निवेदन किया, 77 सीट आई, तो आप क्या समझते हैं कितना बड़ा वोट शिफ्ट हुआ था? परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो मिली है वो प्रकाश पांडे जी, क्या वाकई में इस बार बंगाल के अंदर परिवर्तन हो रहा है? और जो बीजेपी के प्रवक्ता मनीष कह रहे हैं कि भाई वहां अराजकता फैली हुई थी और ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो बढ़ा है ममता दीदी के खिलाफ, कि वहां लोग बदलाव चाहते हैं। अब पहले फेज का जो चुनाव था वो संपन्न हुआ, टीएमसी ने कुछ तो आंकलन निकाला होगा। आपको क्या लगता है कितनी सीटों पर टीएमसी आगे हो सकती है? देखिए, आपको ये बता रहे हैं कि सबसे पहले तो मेरे भाई जो बीजेपी के प्रवक्ता के हिसाब से बैठे हुए हैं वो शायद बंगाल में नहीं रहते, मैं बंगाल में ही रहता हूं। कितनी शादियां वो आएंगे करवा दूंगा, ठीक है, और लाइट जलती रहेगी और 24 घंटे चलती है। तो ये झूठ का जो आलोचना हो गया, पहला खुद देख कर आए हैं, वहां के लोगों ने बताया है, ठीक है, वो देख के आए। मैं रहता हूं, मैं वहां रहता हूं और कितनी शादियां कराता हूं और कितने आदमियों का इलाज कराता हूं। ये आज ना मैं धरातल का दिखा। आप तो टिन शेड के नीचे बैठने वालों में हो। अरे हम आपके लिए कह रहे हैं कि टिन शेड के नीचे बैठने वालों में हो आप। आपकी तो होगी शादी, आपकी कौन रोकेगा? यहाँ तो जो दूसरा बाहर से आया बराती बन के उसकी जान को गोदम किया आपने। मैं फौजी हूँ, फौजी कर्नल का बेटा हूँ। मेरे से बात करोगे ना तो सोच के बात करना, मैं फौजी कर्नल का बेटा हूँ, ठीक है। और यहाँ 4 तल्ला बिल्डिंग बना के बैठा हुआ हूँ और 100 बीघे जमीन का मालिक हूँ। आ जाइएगा आराम से, दूध दही दवाई खिलाऊंगा और बंगाल में जाऊंगा, कितने इज्जत से रखा जाता, ठीक है। ये और किसी रामप्रकाश पांडे जी, रामप्रकाश पांडे जी, सर बायोडाटा देने की जरूरत नहीं थी और ये भी नहीं थी कि 100 बीघा जमीन आपके पास है, लेकिन यहाँ समस्या तो यही है, यही तो कहा गया है कि भाई टीएमसी के जो कार्यकर्ता, जो नेता, उनके पास सब कुछ है, कॉमन मैन के पास नहीं है। और जब टीएमसी के नेता चाहेंगे तो शादियां हो जाएंगी, 24 घंटे बिजली आ जाएगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगी। आरोप तो यही थे, उनको आप खुद ही प्रमाणित कर रहे हैं। सीबीआई नमस्कार करके जाएगा, ठोक के मेरे घर में सीबीआई भेजने का बोल दीजिएगा। सीबीआई इनके पास है, ईडी। अरे गांव में घुसने के पैसे लिए आपने, ये कहा इसके खिलाफ चुनाव में काम किए। एक मिनट सुनने दीजिए ना प्लीज। रामप्रकाश जी क्या कह रहे हैं कि सीबीआई आएगी आपके घर पे, आपको सैल्यूट ठोक कर जाएगी, ऐसा कह रहे हैं? मेरे बोल देगा ना कि सलाम ठोक के जाएगी। शांत होकर जाएगी मतलब? क्योंकि देश का भक्त असला भक्ति हूँ और सबका करता हूँ। 26 साल बाप ने फौज में दी, एक भाई अभी भी फौज में है जी, है, और भारतीय जनता पार्टी का कोई दिखाते जिसका है, ठीक है। तो हम देशभक्तों के एक हैं और आप तृणमूल कांग्रेस के साथ भी इसीलिए है कि अगर जनहित में किसी ने काम किया है तो वो ममता बनर्जी है और उसका दूसरा बोल रहा है। तो सर ये बताइए, जो आदरणीय पिताजी हैं और जो आदरणीय भाई हैं, उन्होंने कभी कहा नहीं है आपको कि भाई ममता दीदी से बातचीत कीजिए, जो 250 किलोमीटर की जमीन अलॉट करके तार फेंसिंग करानी है, वहां से बांग्लादेश से लोग इधर घुसपैठिया आ जाते हैं, वो जमीन दे दे, हम जैसों को वहां शहादत देनी पड़ती है, कभी कहा नहीं आपको? हाँ देखिए, चलिए भाई साहब, मैं ये बोलता हूँ संविधान में एकदम कड़े शब्दों में लिखा हुआ है कि भूमि अधिग्रहण अगर देश रक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण की जरूरत पड़ेगी तो केंद्र कर सकता है और उसका मुआवजा दे सकता है। तो ये क्यों नहीं अधिग्रहण करने आ रहे हैं, लेने क्यों नहीं आ रहे हैं? मुआवजा सर, मैं इस मामले पर काफी कुछ जानता हूं सर। सुप्रीम कोर्ट तक से ममता दीदी को फटकार लग चुकी है। जो लैंड एग्जीक्यूशन का, जो अधिग्रहण का जो मामला होता है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है और सेंटर कितनी बार लिख चुका है पत्र, मैं इसमें नहीं पढ़ रहा हूं, ये आपको पता होगा ज्यादा। और वहां स्टेट दे नहीं रहा है जमीन, इसलिए सब कुछ हो रखा है। मैं वापस आपके पास आऊंगा। प्रतीक, क्या वाकई में जिसे हम लगभग 92-93% वोटिंग कह रहे हैं, ये वाकई में बम्पर वोटिंग है? क्योंकि देखिए, जब मैं इसकी इन डेप्थ गया तो मुझे कैलकुलेशन इस तरीके से समझ में आती है कि भाई 2021 के चुनाव में वहां कितना वोटिंग परसेंटेज रहा और वो वोटिंग परसेंटेज कितने वोट के ऊपर रहा। अब क्योंकि एसआईआर के बाद 70 लाख से ज्यादा वहां वोट कट चुके हैं, अब वो 70 लाख वोट कटने के बाद अगर वहां 92-93% वोट है, तो क्या हम ये कहें कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, या ये कहें कि जो वोट डालते नहीं थे, जो फर्जी थे, वो कट गए?
विजेंद्र भाई, अभी आप फेंसिंग की बात कर रहे थे, आपको याद होगा हम पहले भी यहाँ चर्चा बिल्कुल कर चुके हैं और आपको मैं वापस जानकारी दुरुस्त कर देता हूँ। 550 किलोमीटर की जो फेंसिंग है वो पूर्वोत्तर के राज्यों की बाकी है, जिसमें मणिपुर है, मिजोरम है और सारे प्रदेश हैं, और उसमें सभी में बीजेपी की सरकार है और आज से नहीं, पिछले 5-10 साल से सरकार है। तो आप चलिए, वहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, वहाँ का तो नहीं गया। तो जब वहाँ का नहीं गया तो वहाँ 550 किलोमीटर की फेंसिंग तो पहले कर दीजिए, वो नहीं करेंगे। दूसरी बात, अब आपके एक सवाल पे आता हूँ। अगर आप जाएंगे, आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज की जगह अगर आप वोट काउंट देखेंगे, कितने वोट डले हैं, लगभग 6 करोड़ के आसपास वोट पहले भी डले थे, लगभग 6 करोड़ के आसपास वोट अभी भी डले हैं। तो 1-2%, अगर उससे कंपेयर करेंगे तो 1-2% की वृद्धि हुई है, मतलब 5-7-10 लाख वोटों की वृद्धि हुई है, बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं है। क्योंकि 27 लाख वोट तो ऐसे हैं जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में है, जिसको ये नहीं बोला चुनाव आयोग ने कि ये वोटर नहीं है, उसमें उनको विचाराधीन माना है। और ट्रिब्यूनल ने, आप देखिए कि आपको मैं बताता हूं, ट्रिब्यूनल में 138 लोगों की सुनवाई की, उसमें से सिर्फ 138 की, 138 की, और उसमें से 136 को वोटर माना। तो आप देखिए, अगर वो सुनवाई करते उन 27 लाख वोटरों की भी, तो हो सकता है 24-25 लाख वोट और ज्यादा डल सकते थे। लेकिन वो ट्रिब्यूनल ने, जो 19 ट्रिब्यूनल बने थे, उन्होंने सुनवाई नहीं की। तो मुझे लगता है कि एसआईआर के अंदर जो गड़बड़ी की है उसके खिलाफ भी सब लोगों ने जाकर के वोट डाला है। और ये जो बात अभी अमित शाह सुबह कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हम घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। 2016 में असम में बोला था, 2021 में बोला था, 2026 में बोला था, और बाहर कितने किए पिछले 12 साल के अंदर? मात्र 2500। और यूपीए की सरकार ने अपने 10 साल के अंदर 88,500 लोगों को बाहर किया था। इन्होंने बोला कि बंगाल में सुरक्षित हो जाएंगे। अरे आप देखिए, दिल्ली जहां की पुलिस तो डायरेक्ट अमित शाह को रिपोर्ट करती है ना, दिल्ली की पुलिस, तो वहां पे आईआरएस की बेटी के साथ क्या हो जाता है? राजस्थान के अंदर चलती मोटरसाइकिल पे बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती है। तो यहां तो सुरक्षित कर दीजिए। 3,000 रुपए देने की बात हुई, तो राजस्थान में इनकी सरकार है 2.5 साल से, यहां की महिलाओं को मिलने लग गए क्या 3,000 रुपए? हरियाणा में इनकी 11 साल से सरकार है, क्या वहां मिलने लग गए? गुजरात में इनकी सरकार है, तो क्या मिलने लग गए क्या? तो ये खोखले दावे वादे हैं। तो कांग्रेस ने भी बहुत किए थे अलग अलग स्टेट में जाकर। महिलाओं के प्रति हर अपराध में स्टेट कमी की आई है अपनी राजस्थान एक पॉलिसी होती है, ये आंकड़े बता रहे घोषणा पत्र होता है। ये जो प्रतीक लेकिन बता रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, बंगाल के अंदर जो 152 सीटों पर पहले फेज में जो वोट पड़ा है 152 सीटों पर, कांग्रेस वहां खुद को कहां मान रही है? विजेंद्र भाई, ये कह रहे थे अभी मेरे साथी कि 13% कमी आई है अपराधों में। मैं चैलेंज देता हूँ, राजस्थान पुलिस की वेबसाइट खोल लीजिए। जो नाबालिग के साथ जो बलात्कार हुए हैं उनके मामले में 20% की बढ़ोतरी हुई है 2023 से लेकर के और अभी तक। नहीं चाहें तो अभी आप वेबसाइट खोल लीजिए। ओवरऑल में बालिगों के साथ, नाबालिग के साथ रेप पड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए महीने में कांग्रेस पार्टी की सरकार। लेकिन मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस को कहां देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में? क्योंकि आपके टॉप लीडर वहां नहीं गए, राहुल गांधी नहीं गए, प्रियंका नहीं गई, खड़गे नहीं गए, तो मतलब कहां देख रहे हैं हम कांग्रेस को पश्चिम बंगाल के? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, सबसे ज्यादा पे बीजेपी और टीएमसी से ज्यादा भी सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। और निश्चित तौर पे हम लोग 100 के आसपास की सीटें वहां पर लेकर के आएंगे। हंस लीजिए आप, ये बीजेपी के कहने पे तो हंसते नहीं है। कैसी बातें करते हैं? अमित शाह भी तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। 100 सीटें, बिल्कुल 0 से 100 बिल्कुल लाएंगे। पिछली बार 100 थी, आपकी 0 थी, क्या हो गया? 1 नहीं था, डबल 0 थी। क्या हो गया? और वोटिंग परसेंटेज भी अगर मैं गलत नहीं तो शायद 2016 के आसपास आपका पश्चिम बंगाल में 8% के आसपास वोटिंग परसेंटेज था। थोड़ा सा चुनाव में 3% था। थोड़ा सा मुझे नहीं पता कि 3% भी वहां बचेगा या नहीं बचेगा। आप 100 सीटों की बात करें। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ ले जाता हूं। 41 से 42 के बीच में फजल हक के साथ में इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार चला रहे थे। उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे फजल हक, जो बाद में पाकिस्तान चले गए और वो वहां पे प्रधानमंत्री थे। उसके बाद से बीजेपी की कितनी बार सीट वहां पे सरकार नहीं आई है? बनी क्या? नहीं बनी ना। हाँ। तो ये चुनाव है, जनता डिसाइड करती है। पश्चिम बंगाल अलग करके जो कंसेप्चुअल देश की बात हुई है, 10 मिनट में 10 सेकंड और देना। 10 सेकंड और प्रसाद मुखर्जी ने शालीमार बाग में कौन से इंजेक्शन के कारण 10 सेकंड देना आपको। कांग्रेस को जवाब 10 सेकंड तो सुन लेते हैं। नेहरू जी मौजूद थे उस दिन, उनकी आज प्रतीक जी रोचक बातें कर रहे हैं, पता नहीं है, इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। बचाया है 100 सीटों की बात करें वो। अरे सुनिए सही, और आगे अभी इन्होंने बोला बंगाल का विभाजन। अब सुनिए, मुखर्जी ने 1946 से बंगाल के बंटवारे की मांग की और 1947 के अंदर लॉर्ड माउंट बैटन को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि बंगाल का बंटवारा जरूरी है। ये कह रहे हैं कि बंगाल के बंटवारे के खिलाफ थे। बताइए
आज ये बंगाल का बंटवारा इन्होंने करा है। पश्चिम अगर बंगाल का बंटवारा नहीं होता तो बांग्लादेश नहीं बनता। इन्होंने पूर्वी बंटवारा करा है और पश्चिम बंगाल को इतिहास पढ़िए जा करके, बहुत ज्यादा क्या करना चाहते मेहनत थे? इतिहास है पूरे आपका। बंगाल को उधर भेजना चाहते थे, रक्त पाकिस्तान रंजित में। इतिहास है आपका। बंटवारे से रोकने के लिए दोनों रुकिए भाई, पूर्वी एकलव बंगाल, है, पश्चिम बंगाल का एकलव बंटवारा है, मैं राष्ट्र भाई हित में हर कराया। पार्टी को यह अधिकार है, ठोक के एकलव कहते है, हैं। हर पार्टी को यह अधिकार है कि वो अपना आंकलन करे। अब प्रतीक भाई आकलन करेंगे भाई 100 सीटें वो लेकर आ जाएंगे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं क्योंकि 4 मई को सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई में वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना वो बीजेपी के पक्ष में आपको ज्यादा दिख रहा है? क्योंकि इससे पहले जब पश्चिम बंगाल के अंदर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसका फायदा ममता को हुआ है। देखिए, एक बात तो मैं आपको बताऊं कि प्रतीक भाई सही आकलन कर रहे हैं। वो 2026 नहीं 2036 के लिए बात कर रहे हैं। उसमें क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि राहुल जी की भी जो स्ट्रैटेजी रही है इस बार, उनने साफ कहा है, अपनी इंडिया गठबंधन की दीदी के बारे में ही कह दिया कि ये बहुत बेकार सरकार यहाँ पे चला रही है, इसलिए बीजेपी के लिए रास्ता खुल गया। तो जब वहां पे बीजेपी सरकार बनाएगी और आने वाले समय में टीएमसी कमजोर होगी तो फिर वहां पे कांग्रेस के लिए 100 सीटों का लगभग वहां पे मामला बनेगा 2036 तक। तो प्रतीक भाई 2026 नहीं 2036 की बात बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं। दूसरी बात जो देखिए जो वोटर टर्नआउट अच्छा, की इन जो सबके बात है, बीच में तो परिसीमन भी हो जाएगा, सीटें भी बढ़ जाएंगी। देखिए बिल्कुल। तो अब देखिए मुद्दे की बात यह है विजेंद्र जी कि जो आप वोटर टर्नआउट की बात कर रहे थे ना, देखिए इस बार लगभग फर्स्ट फेज में करीब 3.6 करोड़ वोट्स टोटल पड़े हैं, जिसमें 92.7 के आसपास का जो फिगर है जो वोटर टर्नआउट का, तो वो लगभग पिछली बार से जो असेसमेंट मैंने कई जगह पे पढ़ा, वो 20-25 लाख टोटल वोट्स जो पोल्ड हैं वो पिछली बार से ज़्यादा हैं। लेकिन विजेंद्र जी, मेरा व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली ये मानना है कि कोई इंपीरिकल इस तरह का ऑब्जर्वेशन नहीं है जो कि ये बताए कि वोटर टर्नआउट का बढ़ना मतलब ये होता है कि वहां पे बदलाव ही होने वाला है या एंटी इनकम्बेंसी ही है। एक जो यहाँ पे मुझे लगता है विजेंद्र जी जो थोड़ी सी एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, जो एक एसआईआर के बारे में बात कही भी जाती थी, शुद्धिकरण वाली बात कि वोटर टर्नआउट तो बढ़ा है लेकिन उसके साथ में कि जो वोटर्स की जो एक प्योरिटी बढ़ी है, कि जिनके बारे में कहा जाता था कि भाई इलीगल वोटर्स हैं या वो लोग हैं जिनका नाम तो चढ़ा हुआ है लेकिन वो एक्चुअली वोट नहीं डालते, तो वो जो शुद्धिकरण किया गया है। क्योंकि आप देखिए कि पिछले कई वर्षों से भाजपा वहां पे ये कंप्लेन करती रही है कि यही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से कि वहां पे टीएमसी जीतती रहती है। और उसका और जो पोस्ट पोल वायलेंस वाला भी जो एक इशू है कि देखिए विजेंद्र जी, अगर मतलब पिछली बार के इलेक्शन का हम याद करते हैं तो फर्स्ट फेज में ही लगभग 20-25 डेथ्स के बारे में हमने सुना था। अभी मुझे पता नहीं लेकिन मेरे पास कोई मृत्यु की खबर तो नहीं आई है कल की वोटिंग में। तो मैं समझता हूं कि ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो भाजपा में वो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, जिसकी बात अमित शाह जी कर रहे थे। रामप्रकाश पांडे जी, क्या वाकई में जो कांग्रेस ने कहा, राहुल गांधी ने कहा, जो बाकी पार्टियां कह रही हैं कि ममता दीदी वहां किसी एक पक्ष में बहुत ज्यादा झुकती चली गई और सिर्फ इलेक्शन के वक्त में सिर्फ वो सभी धर्मों की बात करती थी और उस पर भरोसा नहीं होता था, क्या वाकई में जो 15 सालों के आसपास टीएमसी वहां रही उसने वहां के पूरे माहौल को बदल दिया? वापस उनके साथ जुड़ेंगे। एकलव है, क्या वाकई में जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि भाई हर इलेक्शन में वहां रक्त चरित्र नजर आता था, इस बार उसको काफी हद तक कंट्रोल किया गया और उसमें हमारी सेना और जो बाकी यूनिट्स हैं उनकी बड़ी भूमिका है क्योंकि बहुत ज्यादा लगाई गई। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की बड़ी भूमिका है कि उन्होंने पोलिंग बूथ को इस तरीके से डिजाइन किया कि वहां से वो घर अपनी सेफली वापस जा सकते थे। कुछ बिल्डिंग्स के अंदर भी पोलिंग बूथ को बनाया गया जहां वोटर टर्नआउट ज्यादा था, वोटर ज्यादा थे। क्या वाकई में छोटे छोटे चेंज रहे जिन्होंने भय के ऊपर वहां कंट्रोल किया और वोट डालने के लिए लोगों को बाहर निकाला? देखिए विजेंद्र जी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 4000 कंपनियां, मतलब जब सेंट्रल फोर्सेस की वहां पे डिप्यूटेड हो तो ये तो मतलब इस तरह के आंकड़े हम सुनते हैं जब कोई युद्ध का माहौल हो। तो वहां पे यदि अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही मानी जाती थी कि जो फियर ऑफ वायलेंस जो होता है, जो कि हिंसा चुनावों के दौरान और चुनावों के बाद भी जिस चीज़ का लोगों को डर रहता है, तो कहीं ना कहीं उस डर को अगर दूर करना था तो इस तरह के मतलब डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत थी। दूसरी बात जो आपने कही वो भी इंपॉर्टेंट है विजेंद्र जी, आपको बताऊं कि जो कैलकाटा का जो बेसिकली रीजन है उसमें राजस्थान के जो फिगर्स हैं वो वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि लगभग 45 से 50 लाख लोगों के बीच के मतलब राजस्थान के जो हमारे लोग हैं वहाँ पे वोट डालते हैं, लेकिन उनमें से पिछली बार लगभग करीब 2.5-3 लाख लोगों ने वोट डाला था।
इस बार, और ये ज्यादातर वो लोग हैं जो वहां पे कम्युनिटी में और सोसाइटीज में रहते हैं। तो ये जो आप बात कर रहे थे ना कि सोसाइटीज में ही बूथ लगा दिए गए हैं, क्योंकि ये देखिए ये ज्यादातर लोग जो हैं ये व्यावसायिक लोग हैं, तो ये मतलब खून खराबा पसंद नहीं करते। तो इस बार इनको वो जो सो कॉल्ड जो मतलब डर वाला रास्ता है ना कि रास्ते में हमारे साथ कुछ हो जाए, वो भी तय नहीं करना है। तो बस वहीं पे वोट डाल देना है। वहां पे भी जो बूथ बनाया गया है उसके दरवाजे पे भी सीआरपीएफ का जवान जो है। नहीं, लेकिन कब तक देखिए, ऐसा थोड़ी ना है कि यूनिट्स वहीं पर रहेंगी। नहीं विजेंद्र जी, और हमने तो ऐसे वीडियो देखे, हालांकि मैं उनको वेरीफाई नहीं कर पाऊंगी, कि जहां वहां टीएमसी का जो बटन होता था उस पर इत्र लगा दिया जाता था, आप सही कह रहे हैं, लेकिन थे। देखिए विजेंद्र जी, नहीं होता था, उनके अगेंस्ट एक्शन होता था वहां। देखिए विजेंद्र जी, आपको ध्यान होगा 2021 में भी जब ये बीजेपी ने इस तरह से कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने की बात करी थी और चुनाव हारने के बाद जब हिंसा हुई और बीजेपी के वहां की लोकल लीडरशिप से जब वहां के लोगों को और कार्यकर्ताओं को वो सपोर्ट नहीं मिला, तो उसकी जो आलोचना हुई, मेरे ख्याल से ग्रास रूट से जो फीडबैक आया है बीजेपी के पास, उसी की वजह से ये सारा डिप्लॉयमेंट किया गया है। और मैं समझता हूं कि यदि अगर बीजेपी वहां सरकार नहीं भी बना पाती है और उसके बाद जो प्रोटेक्शन लोग उनसे मतलब एक तरह से जिसकी अपेक्षा रखते हैं, अगर वो नहीं दिया गया, तो इसके लिए तो ऑब्वियसली घातक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। राम प्रकाश पांडे जी, आपको लगता है कि इस बार मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इलेक्शन के दौरान गुंडागर्दी कम हुई, जो लोकतंत्र का रक्त चरित्र नजर आता था वो इस बार नहीं रहा, इसलिए भी वोट परसेंटेज बढ़ गया? जी नहीं, इस बार वोट परसेंटेज मेन कारण उसका कारण दूसरा ही है कि जिस तरह से जो नॉर्थ बंगाल की जगह है, और मैं जो कि नॉर्थ बंगाल में ही रहता हूं, तो आपको सीधे बता देता हूं कि 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बंद चाय बागानों को, वो डंकन्स के चाय बागान को अधिग्रहण करें। जी हाँ, बोलिए, सब बोलिए। की समस्या का समाधान किया, भले बड़ी बड़ी बात। तो जनता ने, जबकि हमारी सरकार ने उनकी चाय बागानों में घुसे, क्रेज हाउस बनाया गया, बगाने के आदमी को चाय सूत्री बोल के जो ये काम किया गया। और दीदी घुस तो जाती है कहीं भी, सेंटर एजेंसी भी एक्शन लेने जाती है तो वहां भी चली जाती है दीदी, वहां से भी फाइलें उड़ा लाती हैं, वो भी देखा देश ने। ये काबिलियत तो है दीदी में, ये भी काबिलियत है कि 7th पे कमीशन को लागू ही ना होने दे, ये भी काबिलियत है। काबिलियत ये भी है कि किसी केस के अंदर फ्री हैंड दे दिया जाए कि जाइए अपना निपटारा कर लीजिए, और कुछ केस के अंदर जो महिलाओं की इज्जत से जुड़े थे, उनकी सुरक्षा से जुड़े थे, वह हाथों को बांध लेती है, और इसीलिए काबिलियत तो थी। चलिए प्रतीक, क्या भी राहुल गांधी की उस बात को समर्थन करते हैं कि भाई ममता दीदी अगर वहां अराजकता ना फैलाती तो शायद बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता? देखिए, एकलव्य जी ने एक बात बोली कि 4000 कंपनियां वहां भेजी गई है, लगभग 2,40,000। तो मैं तो ये अपील करना चाहता हूं अब अमित शाह से और केंद्रीय एजेंसियों से भी कि अब चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में उन जो 2,40,000 हैं उनको मणिपुर भी भेज दीजिए। वो भी पिछले 3-4 साल से जल रहा है, वहां पे उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। चुनाव कंप्लीट हो जाए तो उनको वहां पर भेज दीजिएगा। दूसरा बात, वोटर शुद्धिकरण की भी बात हुई थी, तो खुदीराम बोस को जानते होंगे आप। खुदीराम बोस, जिन्होंने हमारे संविधान के ऊपर जो चित्रकारी है वो खुदीराम बोस ने की थी, उनके घर वालों के भी वोट काट दिए गए हैं। तो क्या वो बांग्लादेशी हैं, जैसे एकलव्य जी बोल रहे थे, जिनके वोट काटे वो बांग्लादेशी हैं, या शुद्धिकरण हो गया? तो और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर सत्ता, सुन लीजिएगा जाकर के, आपकी याददाश्त कमजोर है, सुन लेना। ये क्या मैंने कहा कि जिनके वोट काटे गए वो सब बांग्लादेशी? शुद्धिकरण हो गई तो मतलब नहीं, मैंने ये कहा कि जो मर चुका था शुद्धिकरण हो गया, वो मर गए, उनके परिवार वाले मर गए। अरे कई तरह की चीजें हैं प्रतीक जी। क्या रीजन है? कोई अगर खुद को वेरीफाई नहीं करेगा तो क्या करेंगे आप? वेरीफाई आपने तो फिर इसका मतलब वीडियो देखे नहीं है, वो जा करके कागज ले लेके ऐसे घूम रहे थे। वो सरकार के ऊपर खुदीराम बोस के घर वाले, खुदीराम बोस के घर वाले सबको पता है, आपको नहीं पता? आपने नहीं देखे वो वीडियो? आज मैं कुछ चाहता हूं तो मैं जाके गवर्नमेंट को नहीं बताऊं निर्माता ये डॉक्यूमेंट करने वाले हैं, उनके परिवार वालों को, पूर्व चीफ जस्टिस को अगर घूमना पड़ रहा है अपने कागज ले लेकर के, पासपोर्ट ले लेकर के, तो आप बोल रहे हैं कि वो मर गए थे? अच्छा, मैं कैसी बातें कर रहे हैं? एसआईआर में इसका फर्क पड़ता है, कौन कितना खास और कौन कितना आम है। मुझे तो सब कतारों में ही नजर आए थे, मैं खुद कतारों में लगकर अपने एसआईआर में अपनी पूरी प्रक्रिया को करके एसआईआर में मेरा वोट काट दिया गया, ये भी बता देता हूं आपको। मैं अभी भी नहीं जुड़ा? अभी भी नहीं जुड़ा है, अभी भी नहीं जुड़ा है मेरा वोट। मैं आपके सामने हूं, आपके चैनल पर कर लेते। अरे इन्हें जानबूझ के ये नैरेटिव बनाने के लिए नहीं जुड़वाया होगा, ये नैरेटिव बनाने के लिए जानबूझ के नहीं जुड़वाया कर लेते भाई, ऐसा तो नहीं होगा। क्या चीज?
डॉक्यूमेंट में कमियों को पूरा कर लेते हैं। मेरे पास भी हो फोन आएगा जाएगा तो मैं करूंगा ना। अब भी नाम जुड़ मेरे लिए पहली बार डॉक्यूमेंट मांगा, मैंने दे दिया। अरे अब तो जुड़ ही जाएगा। मैं आपसे ये अभी तो मैंने जुड़ जाएगा। सुनिए मेरी बात, अब मैंने तो अभी जुड़ क्या ही जाएगा। बोला, अब वो घर पे 27 लाख लोगों का आपके जो डिस्क्रिपेंसी में मैंने छोड़ा, आपसे उनकी ये सुनवाई पूछा, क्यों नहीं हुई? क्या राहुल गांधी के उस क्यों नहीं हुई बयान के सुनवाई? आप साथ हैं? आप बता दे, क्या दोनों राहुल मिलकर गांधी के उस जुगलबंदी बयान के करके जो साथ डिबेट हैं कर रहे कि ममता हैं, दीदी आप बता दीजिए अराजकता सुनवाई नहीं कितने लोगों की फैलाती, 27 लाख में? बीजेपी और क्या जुगलबंदी कर रहे हैं? राहुल गांधी बताइए ना आप मुझे। जुगलबंदी कर रहे हैं या हमारी जुगलबंदी की बात कर रहे हैं? 27 लाख में से कितने मतलब लोगों आप की राहुल सुनवाई गांधी बताइए ना। बीजेपी के साथ जुगलबंदी कर अरे रहे आप हैं रोज और ये जुगलबंदी हमारी करते हैं। जुगलबंदी की आप परवाह तो कर रोज रहे हैं। जुगलबंदी करते हैं। राहुल गांधी डेली, कह हर रहे हैं कि दिन, हर दिन की बीजेपी ममता जी जुगलबंदी है। सरकार अच्छी नहीं चला रही, इस बात अपनी के साथ इंडिया तो अलायंस सहमत की होंगे ना पार्टनर भाई के लिए कह कि रहे हैं। अगर ममता दीदी ने वहां अराजकता नहीं फैलाई होती तो बीजेपी के लिए दरवाजे नहीं खुलते। राहुल गांधी ने कहा, इसके तो साथ जाएंगे नहीं जाएंगे। चलिए मैं जुगलबंदी कर रहे हैं ना अगर मोदी जी के सरकार साथ, अच्छी- राहुल जी। नहीं, एक सरकार मिनट, सरकार अगर अच्छी नहीं चली तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? नहीं, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस के लिए रास्ते खुले। आप तो 100 सीटें दे रहे हैं। नायडू जी राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं इसके बारे में। तो आतंकवादी बोल रहे थे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई बोल रहे थे बीजेपी के लिए दरवाजे खुल गए हैं। अरे नायडू जी आतंकवादी बोल रहे थे, नहीं प्रतीक, बोल ही नहीं रहे हैं आप। बोल रहे थे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ममता दीदी ने अराजकता फैलाई इसलिए बीजेपी के लिए दरवाजे खुले। शत-प्रति- उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस के लिए दरवाजे खुल गए। आप 100 सीटों की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी खुद कंफर्म नहीं है। क्या कंफर्म नहीं है? आपने पूछा जाके कंफर्म है कि अरे नहीं? इस बयान का आपने मतलब क्या पूछा है? इस बयान का मतलब आपने यह है पूछा कि भाई क्या कांग्रेस पश्चिम बंगाल में नील बटा सन्नाटा है और टीएमसी ने जो किया उसकी वजह से बीजेपी वहां अपर हैंड है। बीजेपी क्या ये मतलब नहीं है उसका? चलिए आज पता लग जाएगा। क्या? अरे मैं राहुल गांधी के बयान की बात कर रहा हूं। यहाँ पे क्या ये नहीं मतलब है इसका? 2021 के सुन क्या लीजिएगा। इसका मतलब नहीं है? मोदी जी बोल रहे थे 2 मई दीदी अरे गई। क्या ये हुआ था मतलब नहीं 21 है क्या? तारीख को? क्या हुआ था 2021 में? क्या हुआ प्रतीक? था? हाँ? इतना कॉन्फिडेंस है कि ना वहां खड़गे जी गए, ना राहुल जी गए, ना प्रियंका जी गई कि भाई हम जीत आएंगे। हो सकता है 250 की 250 सीटें ले आए हम। केरला में कितनी बार गए मोदी जी? तमिलनाडु कितनी बार गए और कितनी सीटें आएगी? ठीक, कितनी आएगी? अब आपने खुद ही मान लिया ना। कांग्रेस की मतलब कितनी आ रही है कांग्रेस तमिलनाडु में? कंफर्म है कि पश्चिम बंगाल में उसके लिए कुछ नहीं है। मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूं। टाइम खराब ही नहीं भाई किया मोदी- ना राहुल गांधी, ना प्रियंका ने, केरला में ना कितनी खड़गे सीटें आ रही है ने, बीजेपी मनीष की? पारिक जी। और तमिलनाडु में मनीष कितनी आ पारिक रही जी, है? निवेदन करना वहां चाहता पिछली हूं बार भी ये कि समस्या थी सर, कि चुनाव जीतने के बाद जो वहां अराजकता होती है उसको कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है। और अगर ये वोट आप मान रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में पड़े हैं तो और ज्यादा उनको समर्थन, सिक्योरिटी की जरूरत है इलेक्शन के बाद। उसके लिए क्या कर रहे हैं? हर बार विजेंद्र टाइम बढ़ता जा रहा है सेंट्रल फोर्सेस का। जो सरकार ये कहती है राज्य की कि हम चुने हुए लोग हैं, सुरक्षित जनता को रखेंगे, उन्हीं के वहां पदभार बाद में ग्रहण करने प्लीज के लेकिन बाद मणिपुर में जरूर भेज देना वहां उन पे हो 4000 जाता है। ट्रुप्स को, है ना, मणिपुर गांव जरूर के भेज गांव देना बाद में, जलाए, प्लीज। लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई, उस जी। समय कांग्रेस कुछ नहीं बोली। इससे साफ जाहिर है कि उनको इससे अपनी एजेंडे से मतलब है। ठीक है मनीष जी, उनको शुक्रिया हमारे मुस्लिम साथ वोट जुड़ने के खराब लिए। नहीं प्रतीक जी होना आपका भी शुक्रिया, एकलव्य जी और राम प्रकाश पांडे जी आपका भी शुक्रिया। पश्चिम बंगाल का इलेक्शन सिर्फ परिणाम तक सुर्खियों में नहीं रहने वाला है। मानकर चलिए कि जितना सुर्खियों में अभी है, रिजल्ट के बाद उससे ज्यादा सुर्खियों में रहेगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।